भारत का एक अतीत तो है जो बहुत पुराना है, वेदों के समय का है, वेदकालीन है, और वो 10वीं शताब्दी तक चलता है। वेदों के समय से लेकर 10वीं शताब्दी तक का। परम पूजनीय स्वामी जी ने उसके बारे में आपसे जरूर बात की होगी। मैं आपको भारत के उस अतीत के बारे में बात करूंगा जो अभी हाल में हमारे सामने रहा। 150-200 साल पहले तक, 18वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक। एक अंग्रेज की जानकारी मैं आपको दूं, उसका नाम है थॉमस बेब मैकॉले, टीबी मैकॉले जिसको हम कहते हैं। ये भारत में आया, करीब 17 वर्ष इस देश में रहा। सबसे ज्यादा जो अंग्रेज अधिकारी इस भारत में रहे उनमें से उसकी गिनती होती है मैकॉले की। और जब वो भारत में रहा तो भारत का काफी उसने प्रवास किया, और अपने 17 साल के भारत के प्रवास के बाद वो इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने एक लंबा भाषण दिया। उस भाषण का थोड़ा सा अंश परम पूजनीय स्वामी जी द्वारा लिखित जो पुस्तक है शंखनाद, उसमें आप पढ़ सकते हैं। और वो अंश है, वो ये कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, बट आई हैव नेवर सीन ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में प्रवास कर चुका हूं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में मैं जा चुका हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आंखों से भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो चोर हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो बेरोजगार हो, एक भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो। वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति और इतना वैभव मैंने देखा है कि इन भारतवासियों को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। क्यों? वो खुद कहता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, समृद्धशाली होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, वो लोग जल्दी किसी के गुलाम नहीं होते। इसलिए भारतवासी हमारे गुलाम हो जाएंगे, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैकॉले एक वाक्य और कहता है, उसको मैं सीधे सुनाता हूं। वो कहता है कि भारत में जिस व्यक्ति के घर में भी मैं कभी गया तो मैंने देखा कि वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे कि चने का या गेहूं का ढेर किसानों के घरों में रखा जाता है। ये एक प्रमाण मैकॉले का भाषण ब्रिटेन की संसद में 2 फरवरी 1835 को। इसके बाद इससे भी बड़ा एक दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूं। एक अंग्रेज इतिहासकार हुआ, उसका नाम है विलियम डिग्बी। वो विलियम डिग्बी भारत के बारे में एक बड़ी पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक का एक अंश थोड़ा सा सुनाता हूं आपको। उसने तो अंग्रेजी में लिखा है, मैं सीधे हिंदी करके बताता हूं। विलियम डिग्बी कहता है कि अंग्रेजों के पहले का भारत विश्व का सर्वसंपन्न कृषि प्रधान देश ही नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक और व्यापारिक देश भी था। अंग्रेजों से पहले का भारत खाली खेती वाला भारत नहीं था, कृषि वाला भारत नहीं था, वो औद्योगिक और व्यापारिक देश भारत था जो सर्वश्रेष्ठ था। उसके आगे वो कहता है कि भारत की भूमि इतनी उपजाऊ है जितनी दुनिया के किसी देश में नहीं। फिर आगे कहता है कि भारत के व्यापारी इतने ज्यादा होशियार हैं जो दुनिया के किसी देश में नहीं। फिर वो आगे कहता है कि भारत के जो कारीगर हाथ से कपड़ा बनाते हैं, उनका बनाया हुआ कपड़ा, रेशम का तथा अन्य कई वस्तुएं पूरे विश्व के बाजार में बिक रही हैं, और इन वस्तुओं को भारत के व्यापारी जब बेचते हैं तो बदले में इन वस्तुओं के वो सोना और चांदी की मांग करते हैं जो सारे दुनिया के दूसरे व्यापारी आसानी के साथ भारतवासियों को दे देते हैं। फिर वो इसी में आगे कहता है कि भारत देश में इन वस्तुओं की उत्पादन के बाद की जो बिक्री की प्रक्रिया है वो दुनिया के दूसरे बाजारों पर निर्भर है, और ये वस्तुएं जब दूसरे देशों के बाजारों में बिकती हैं तो भारत में सोना और चांदी ऐसे प्रवाहित होता है जैसे नदियों में पानी प्रवाहित होता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि आज से 300 साल पहले का भारत निर्यात प्रधान देश था। एक भी वस्तु हम विदेशों से नहीं खरीदते थे, और वस्तुओं को बेचकर हम सोना चांदी सारी दुनिया से लेकर आते थे। विलियम डिग्बी जैसा एक बड़ा इतिहासकार हुआ, वो फ्रांस का हुआ,
उसका नाम है फ्रांसवा पिराड। फ्रांसवा पिराड ने 1711 में भारत के बारे में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है और उसमें उसने सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। उस ग्रंथ में से एक छोटा सा प्रमाण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। फ्रांसवा पिराड अपनी पुस्तक में कहता है कि भारत देश में मेरी जानकारी में 36 तरह के ऐसे उद्योग चलते हैं जिनमें उत्पादित होने वाली हर वस्तु विदेशों में निर्यात होती है। फिर वो आगे लिखता है कि भारत के सभी शिल्प और उद्योग उत्पादन में सबसे उत्कृष्ट, कलापूर्ण और कीमत में सबसे सस्ते हैं। फिर उसके बाद एक स्कॉटिश है जिसका नाम है मार्टिन। वो इतिहास की पुस्तक में भारत के बारे में कहता है कि ब्रिटेन के निवासी, इंग्लैंड के निवासी जब बर्बर और जंगली जानवरों की तरह से जीवन बिताते रहे, तब भारत में दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनता था और सारी दुनिया के देशों में बिकता था। और ये मार्टिन नाम का जो स्कॉटिश हिस्टोरियन है, ये कहता है कि मुझे ये स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है कि भारतवासियों ने सारी दुनिया को कपड़ा बनाना और कपड़ा पहनना सिखाया है। सारे इतिहासकार जो भारत के बारे में शोध करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत के उद्योगों का और भारत की कृषि व्यवस्था का, भारत के व्यापार का सारी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अब इसके आगे एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। अंग्रेजों की संसद में भारत के बारे में बार बार समय समय पर बहस होती रही है। तो सन 1813 में भारत के बारे में एक बहस हो रही है। तो भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि सारी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता है उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता है। लोहा इस्पात बनाने की जो टेक्नोलॉजी भारत में रही है वैसी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। अंग्रेजों का ये जो अधिकारी है कैम्पबेल, वो ये कहता है कि भारत का बनाया हुआ लोहा, भारत का बनाया हुआ इस्पात सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और ये जो सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है उसके बारे में वो एक मुहावरा दे रहा है और वो कह रहा है कि इंग्लैंड में या यूरोप में अच्छे से अच्छा जो लोहा बनता है वो भारत के घटिया से घटिया लोहे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक जेम्स फ्रैंकलिन नाम का अंग्रेज है, बहुत बड़ा मेटलर्जिस्ट उसको माना जाता है, बहुत बड़ा उसको जो है धातुकर्मी विशेषज्ञ माना जाता है। वो ये कहता है कि भारत का स्टील दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। यूरोप में सबसे अच्छा स्टील इस समय बनता है स्वीडन में, लेकिन भारत का स्टील उससे कई गुना अच्छा है। भारत के कारीगर स्टील को बनाने के लिए जो भट्टियां तैयार करते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, वह दुनिया में कोई नहीं बना पाता। वो कहता है कि इंग्लैंड में लोहा बनाना तो हमने 1825 के बाद शुरू किया, भारत में तो लोहा 10वीं शताब्दी से ही हजारों हजारों टन में बनता रहा है और दुनिया के देशों में बिकता रहा है। अब इसके थोड़ा आगे चलूं, अगर स्टील इतनी अच्छी क्वालिटी का है तो एक अंग्रेज अधिकारी है, उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल ए वॉकर। उसने भारत के शिपिंग इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है। वो ये कहता है कि भारत का जो अद्भुत लोहा है, स्टील है, ये जहाज बनाने के काम में बहुत ज्यादा आता है। और वो कहता है कि दुनिया में जहाज बनाने की सबसे पहली कला और सबसे पहली तकनीकी भारत में ही विकसित हुई है और दुनिया के देशों ने पानी के जहाज बनाना भारत से सीखा है और किसी देश के पास पानी का जहाज बनाने की तकनीकी उपलब्धि नहीं रही है। तो भारत टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचा है और इसी तरह से विज्ञान में भी बहुत ऊंचा है। भारत के विज्ञान के बारे में एक दो नहीं 20 अंग्रेजों ने रिसर्च की है, शोध की है, और वो ये कहते हैं कि भारत में विज्ञान की 20 से ज्यादा शाखाएं हैं जो बहुत ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। एक बात आप सभी जानते हैं, वो ये कि एक यूरोप का वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस के बारे में सारी दुनिया ये कहती है कि उसने पहली बार बताया कि सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या संबंध है। पहली बार सारी दुनिया को पृथ्वी और सूर्य के अंतर संबंधों के बारे में बताने वाला यूरोप का वैज्ञानिक कॉपरनिकस माना जाता है। और उस कॉपरनिकस के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो पहला यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसने सूर्य से पृथ्वी की दूरी का अनुमान लगाया। फिर वो पहला वैज्ञानिक है जिसने सूर्य के दूसरे उपग्रहों के बारे में जानकारी सारी दुनिया को दी। लेकिन इस कॉपरनिकस की बात को अंग्रेज ही कह रहा है कि ये असत्य है, झूठ है।
वो ये कह रहा है वॉकर कि अंग्रेजों के हजारों साल पहले, यूरोपियन लोगों के हजारों साल पहले भारत में ऐसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी का ठीक ठीक पता लगाया है और भारत के शास्त्रों में उसको दर्ज कराया। यजुर्वेद में विशेष रूप से ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं जिनसे बहुत सारा स्पष्ट ज्ञान मिलता है खगोल शास्त्र का। आपको सुन के हैरानी होगी कि कोपरनिकस का जिस दिन जन्म हुआ था यूरोप में, उससे ठीक लगभग 1000 साल पहले एक भारतीय वैज्ञानिक ने पृथ्वी से और सूर्य की दूरी कितनी है बिल्कुल ठीक ठीक नाप उन्होंने बता दिया था। और हमारे वो वैज्ञानिक का नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की जो दूरी है, आप हैरान हो जाएंगे, कोपरनिकस ने जितनी दूरी नापी है मील में, वो सारी की सारी दूरी आर्यभट्ट ने कोपरनिकस के जन्म के 1000 साल पहले नाप ली थी। और जितनी दूरी श्री आर्यभट्ट जी ने कह दी है, उस दूरी में 1 इंच इधर और उधर यूरोप का वैज्ञानिक कर नहीं पाया। वही दूरी आज यूरोप में मानी जाती है, अमेरिका में मानी जाती है, प्रमाणित है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब इस देश में ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने धरती से सूर्य की दूरी नाप ली हो, और वो भी यूरोप से 1000 साल पहले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विज्ञान कितना विकसित रहा होगा इस देश में। इसका माने भारत के वैज्ञानिकों की नक्षत्रों के बारे में, खगोल विद्या के बारे में बहुत गहरी गहरी रिसर्च है, शोध है, ये इसी के आधार पर हो सकता है। तो इस तरह का भारत है। और एक दो जानकारी दूं शिक्षा के बारे में कि भारत का अतीत अगर हमें अच्छे से समझना है तो भारत की शिक्षा को समझना पड़ेगा, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी जो भी विकसित होती है उसका आधार शिक्षा व्यवस्था होती है। सबसे पहला एक प्रमाण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक जर्मन दार्शनिक हुआ, उसका नाम है मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा शोध कार्य किया है। और वो ये कहता है कि मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था से इतना प्रभावित हूं, शायद ही दुनिया के किसी देश में इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था होगी जो भारत में है। और भारत के बंगाल राज्य के बारे में मैक्स मूलर एक आंकड़ा दे रहा है कि मेरी जानकारी में 80,000 से अधिक गुरुकुल पूरे बंगाल में सफलता के साथ पिछले हजारों साल से चल रहे हैं। 80,000 गुरुकुल, ये मैक्स मूलर ने गिनती करवाई है। और सिर्फ एक राज्य के बारे में, एक राज्य है बंगाल। इसी तरह से एक अंग्रेज विद्वान है, शिक्षा शास्त्री है, उसका नाम है लुडलो। और लुडलो आता है भारत में और करीब 16-17 साल रहता है इस देश में, और 16-17 साल रहकर भारत में घूमा है। घूमने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर उसने सर्वेक्षण किया है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां कम से कम एक गुरुकुल नहीं है। कम से कम माने हर गांव में कम से कम एक गुरुकुल तो है ही, एक से भी ज्यादा है। फिर आगे वो कह रहा है कि भारत के बच्चे एक भी ऐसे नहीं हैं जो गुरुकुल में ना जाते हों पढ़ाई के लिए। माने सभी बच्चे गुरुकुल में जाते हैं पढ़ाई के लिए। अब आप पूछेंगे कि ये लुडलो किस समय की बात कर रहा है? ये लुडलो 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक और अंग्रेज है जिसका नाम है G.W. लिटनर। वो ये कहता है कि मैंने भारत के उत्तर वाले इलाके का पूरा सर्वेक्षण किया है शिक्षा का, और मेरे सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 200 लोगों पर एक गुरुकुल चलता है। भारत में 200 लोगों पर एक गुरुकुल चलता है। पूरे उत्तर भारत की रिपोर्ट में वो ये निष्कर्ष दे रहा है। अब मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं आपसे, वो ये कि भारत ने कृषि उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने औद्योगिक उत्पादन में सर्वोच्चता हासिल की, भारत ने व्यापार में सर्वोच्चता हासिल की। ये सबका आधार था भारत की शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो शायद भारत ये कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाता। किसी भी देश का तरक्की का पैमाना हम जब नापते हैं ना कि इस देश का कितना विकास है, तो दो ही चीजों से वो पैमाना नापा जाता है और बनता है। पहला होता है स्वास्थ्य और दूसरा होता है चिकित्सा।
भारत का स्वास्थ्य दुनिया में सबसे अद्भुत रहा है, क्योंकि इस देश में चिकित्सा विज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत स्थिति में रहा है। चिकित्सा विज्ञान में हजारों हजारों किस्म की आयुर्वेद की जड़ी बूटियां और सर्जरी की सारी विद्या पूरी दुनिया को यहीं से गई है। तो भारत चिकित्सा में बहुत ऊंचा, भारत तकनीकी में बहुत ऊंचा, भारत विज्ञान में बहुत ऊंचा, भारत उद्योग में बहुत ऊंचा, और इन सब के बाद भारत व्यापार में बहुत ऊंचा, और ये सबका आधार भारत शिक्षा व्यवस्था में सबसे ऊंचा। ऐसा अद्भुत देश हमारा भारत रहा है जो अंग्रेजों के आने के पहले तक था। तो फिर आप बोलेंगे इतनी गिरावट भारत में कैसे आई? ये सारी गिरावट भारत में आई अंग्रेजों की नीतियों के कारण और अंग्रेजों के कानूनों के कारण। अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सारी व्यवस्थाएं इतनी अद्भुत हैं, तो इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना है, तोड़ना है, क्योंकि गुलाम बनाना है भारत को। मैकॉले कहता है कि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, इन सब का नाश करना पड़ेगा। तो उनका नाश करने के लिए उन्होंने कानून बनाए। सबसे पहले एक कानून बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट, और उस कानून के आधार पर भारत के गुरुकुल बंद किए गए और धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का नाश हो गया। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि भारत की वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाओ और अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में टैक्स फ्री कराओ। उसके बाद भारत के कारखाने बंद हो गए, फिर भारत का निर्यात खत्म हो गया। फिर भारत की कृषि व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि किसानों के ऊपर 90% लगान लगाओ और किसानों की जमीनें छीनने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाओ। उसके बाद हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो गए। फिर किसानों के काम आने वाली गाय और बैल, इनका कत्ल कराओ, और सबसे पहला कत्ल खाना अंग्रेजों ने शुरू किया कलकत्ता में, जो आज भी चल रहा है। अंग्रेज उसमें 350 गाय रोज काटते थे, अब उस कत्ल खाने में 14,000 गाय रोज कट रही है। तो ये सारी की सारी दुर्व्यवस्था जो हमारे यहाँ पैदा हुई, वो अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण और अंग्रेजों के गलत शासन व्यवस्था के कानूनों के कारण हुई। अगर अंग्रेजी शासन नहीं होता और अंग्रेजी कानून इस देश में लादे नहीं जाते, तो आज मैं इस बात को बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि आज भी भारत दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ देश होता, चिकित्सा में, शिक्षा में, उद्योग में, व्यापार में, तकनीकी में, विज्ञान में। अगर अंग्रेज नहीं आते, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती, अगर अंग्रेजी कानून इस देश पर नहीं लादे जाते और अंग्रेजी नीतियां इस देश में नहीं चलाई जाती, तो अभी भी भारत अद्भुत होता, सारी दुनिया की महाशक्ति होता, परम वैभवशाली देश होता। लेकिन दुर्भाग्य के अंग्रेज आए और उन्होंने ये सब किया। भारत स्वाभिमान का जो अभियान अपने भारत में परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ है, ये अभियान भारत की दशा को और दिशा को ठीक करने वाला है। भारत की गरीबी, भारत की भुखमरी, भारत की बेरोजगारी, भारत के किसानों की बेबसी, भारत के मजदूरों की लाचारी, हमारे देश की महिलाओं बहनों पर होने वाले अत्याचार, हमारी माताओं बहनों की लुटने वाली इज्जत, ये जो सारे गंभीर प्रश्न पैदा हुए हैं हमारे देश में, इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास है ये भारत स्वाभिमान का अभियान। और इस अभियान की सफलता 100% निश्चित है। ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा। श्री राम ने भी रावण को मारकर व्यवस्था परिवर्तन ही किया था, आप ध्यान रखिएगा। खाली सत्ता परिवर्तन नहीं किया था, व्यवस्था परिवर्तन किया था और व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर व्यवस्था परिवर्तन किया था, पूरी व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। तो सारे महापुरुष इस देश में जो आते रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए आए हैं। सत्ता परिवर्तन किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने के लिए सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है, इसलिए उन्होंने सत्ता का भी परिवर्तन किया था और अंत में व्यवस्था का भी परिवर्तन किया था। भारत स्वाभिमान अभियान का भी उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन ही करना है। इसमें से सत्ता परिवर्तन हो जाए तो वो हमारे लिए पहले चरण की बात है, हमारा अंतिम चरण तो व्यवस्था परिवर्तन का काम है। तो हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, हमारे शुभेच्छक, हमको आशीर्वाद देने वाले परम पूजनीय आचार्य श्री, ये सब हमारे साथ में हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारे साथ हमको उत्साह दे रहे हैं, हमको दिशा दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि दिशा और रास्ते का बड़ा महत्व होता है व्यवस्था परिवर्तन के काम में। थोड़ी सी दिशा भटक जाए तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है।
अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से भी अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भूषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन के एक एक स्तर से अंग्रेजियत को हटाना है। इन सब हटाने के अभियानों में हम सब सेनानी बनेंगे और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी का एक एक निर्देश और एक एक आदेश का अपने जीवन के अंतिम दिन तक पालन करेंगे, क्योंकि संगठन जो होता है पूर्ण अनुशासन से चले तभी सफलता हासिल करता है। 1857 की आज़ादी में पूरे संगठन ने तय किया था 31 मई को सारे देश में एक साथ आज़ादी की लड़ाई शुरू होगी, लेकिन कुछ अति उत्साही क्रांतिवीर नौजवानों ने 31 मई की तारीख को भुला दिया। 10 मई को ही सारा आज़ादी का लड़ाई का काम शुरू कर दिया। संगठन का निर्देश उस समय चूक गए मानने से परिणाम ये हुआ कि हम आज़ादी हासिल करने में 100 साल पीछे चले गए। 5000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में हैं। देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आज़ादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का। और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान, उसी अभियान का नाम है भारत स्वाभिमान। तो आप सब भारत स्वाभिमान के सक्रिय सेनानी बने और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देशन में अपनी पूरी जिंदगी की सार्थकता इसी काम में ढूंढें और खोजें कि हम भारत की दोबारा गुलामी आने नहीं देंगे और आधी अधूरी आज़ादी को पूरी आज़ादी में परिवर्तित करेंगे। भूतकाल में जो भारत सोने की चिड़िया था, सारी दुनिया का विश्व गुरु था, भविष्य में भी भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हमारे मन में दृढ़ संकल्प की भावना हो। ईश्वर हमको इसके लिए ताकत दे, शक्ति दे, संकल्प दे। इस भावना के साथ आभार, धन्यवाद। स्वतंत्रता आना अभी बाकी है, स्वराज्य आना अभी बाकी है। अपना राज्य, अपना तंत्र, अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भजन, अपने वस्तुएं, सब कुछ अपना हो, ऐसी आज़ादी अभी आना बाकी है। और उस आज़ादी के लिए भारत स्वाभिमान का गठन हुआ है और हम सबको उसी उद्देश्य के लिए लगना है। एक संकल्प हम सब अपने मन में करके यहाँ से उठें कि जो आज़ादी आई है वो अधूरी है, पूरी नहीं है। जो स्वतंत्रता आई है उसमें अपना तंत्र नहीं बन पाया है। जो स्वराज्य हमें मिला है इसमें अपना राज्य स्थापित अभी तक नहीं हो पाया है। जो भाषा हमें मिली है ये अपनी नहीं है। जो भूषा मिली है वो अपनी नहीं है। जो भोजन मिला है हमें अंग्रेजियत का वो अपना नहीं है। तो भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भेषज सब अपना हो, तंत्र अपना हो, राज्य अपना हो, ऐसी एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत स्वाभिमान का गठन हुआ है। हम सब इसके सिपाही हैं, स्वामी जी इसके सेनापति हैं, उनका निर्देश और आदेश मिलेगा और इसी भारत स्वाभिमान में हम लगेंगे। ऐसा बोलकर आप सभी को आभार, धन्यवाद, प्रणाम। भारत माता की जय।